गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर। गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 120 सभी लोग जो है निकाल लें। यस सर, निकल गया। निकाल लिए? टोपी यस सर। पता चल रहा था ना। यस सर। सर मास्क क्यों लगाए हैं? कोविड है यार, समझा कर। ठीक है, इसमें जो लास्ट का पैराग्राफ है यहाँ से चालू करना था ना, क्योंकि सर कहाँ उसकी से? जो टोपी है सर वो बन गई थी। पाएगी कहाँ से? लास्ट का जो पैराग्राफ है पेज नंबर सर टोपी 120 तू पर पाएगी कहाँ से? उसने प्राप्त कर लिया ना, सिलवा लिया। सिलवाने के बाद यहाँ से देखें, टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। यानी जैसे ही उसकी टोपी तैयार हो गई, उसने प्राप्त कर लिया, तो उसके मन के अंदर एक चीज आई, या उसके मन में एक भावना जगी कि चलिए अब हम जो है इस मुल्क का जो राजा है, सर्वोच्च स्थान पर जो बैठा हुआ है, चलिए एक बार उससे जो है मुलाकात करें और वहाँ का जो जायजा है या वहाँ का जो नजराना है उसको देखा जाए कि ये सारे जो भी कार्य करने वाले हैं ये उन्हीं के लिए कार्य करते हैं, अर्थात उनमें क्या ऐसी खूबी है जिसके लिए सारे लोग जो है कार्य कर रहे हैं। ऐसा उसके मन में आया। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। इसके बाद उड़ते उड़ते वो जो है राजा के महल में पहुंच जाती है। सर कंगूरे मतलब? कंगूरा मतलब ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंचे स्थान पर। उसके महल में जो सबसे ऊंचा स्थान है वहीं पर वो जो है पहुंच गई। ओके सर। उसी वक्त राजा ने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। तो जब वहां पर ये पहुंची, इसने देखा कि उसी समय जो राजा है वो अपने चौबारे पर, यानी चौपार जिसको आप कह सकते हैं, वहां पर जो है खुली धूप में वो जो है फुलेल से मालिश करवा रहा था। फुलेल यानी एक सुगंधित तेल होता है, उससे वो जो अपने शरीर पर मालिश करवा रहा था। सर टहलुओं मतलब क्या है? टहलुओं मतलब अपने जो कार्यकर्ता है या उनके साथ जो रहने वाले हैं नौकर आदि, उनके द्वारा। ओके सर। राजा उस वक्त अध नंगा वदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ मतलब क्या होता है? क्या है? सर टहलुआ मतलब? टहलुआ मतलब उसके जो कार्यकर्ता हैं या नौकर आदि हैं। यस सर। तो राजा उस वक्त
अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, और चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था। तो इस प्रकार से उसने बताया कि 3-4 टहलुए या 3-4 नौकर जो है उसके लगे हुए थे मालिश करने पर। कोई जो है उसके सिर पर चंपी कर रहा था, तो कोई जो है हाथ और पांव की जो उंगलियां हैं उनको फोड़ रहा था, तो कोई जो है पीठ पर जो है मुक्कों से मार मार करके जो है पीठ को सहला रहा था। तो चौथा उन्होंने बताया कि जो पिंजली है यानी पैरों के नीचे से थोड़ा ऊपर पिरुरी जिसकी कहते हैं हिंदी पे, तो उनको जो है दबा रहा था या उन पर जो है बुद्धि काट रहा था। ऐसे जो है 3-4 लगे हुए थे और चारों जो है उसकी मालिश पर लगे हुए थे। गौरैया मुक्की मतलब मुक्की मतलब हल्का हल्का पीठ को सहलाना। ओके सर। सर आशुतोष पांडे को अंदर ले लीजिए सर, क्लास में वेटिंग में है वो। आशुतोष पांडे, जी सर। ओके। आ गया सर, आ गया। तो इस प्रकार से वो जो है अपनी शरीर की जो मालिश है वो करवा रहा था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब वहां पर जब वो जो है पहुंच जाता है, इसके बाद वो गौरैया पहुंच जाती है तो देखती है चूंकि राजा मालिश करवा रहा था, तो मालिश करवाते समय उसका जो सिर था उस पर टोपी आदि जो है नहीं लगी हुई थी, या टोपी वो जो लगाए हुए नहीं था। तो चिरैया जो है या गौरैया उसको देख करके कह रही है कि राजा के सिर पर टोपी नहीं है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है और मेरे सिर पर टोपी है। ऐसा उसने जो है राजा को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। तो जब ऐसा उसने कहा तो स्वाभाविक है, किसी के बारे में जब हम ऐसा कहेंगे तो हमको एक बार देखेगा जरूर। तो यहाँ पर भी जब ऐसा कहा गया तो उस राजा ने भी उस चिरैया को या उस गौरैया को जो है देखा। फिर गौरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई, यानी जैसे ही उसने गौरैया के सिर पर जो है फूंदने वाली या 5 फूंदने वाली टोपी को देखा तो उसकी जो अक्ल है, जो बुद्धि है, चकरा गई, यानी हताश हो गई। उसके अंदर ये हो गया कि भाई ये कहां से इतनी अच्छी टोपी जो है प्राप्त कर लिया, ऐसा उसके मन में जो है आया। वो तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। इसके बाद भी वो जो गौरैया है वो बार बार एक ही रटन जो है लगाई हुई थी कि मेरे सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी नहीं, ऐसा वो जो है बार बार कह रही थी। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। यानी जैसे उसने ऐसी बात सुनी तो तुरंत जो है अपने सिर पर उसने हाथ रख लिया और इसके बाद अपने जो अन्य नौकर है उनसे कहा कि अरे मेरी जल्दी से टोपी जो है ले आओ, ऐसा उसने जो है कहा। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली, देख रही फद बुद्धि, ऐसा उसने कहा। यानी टोपी आ गई जैसे उन्होंने आदेश दिया, आने के बाद तुरंत जो उन राजा ने टोपी को पहन लिया और आगे कह रहे हैं देख रही फदबुद्धि, अरे फदबुद्धि, अरे छोटी चिड़िया देख, मेरी टोपी में 5 फुंदने गौरैया ने अब दूसरा ही राग लापना शुरू कर दिया। यानी अभी तक उसके अंदर ये था कि मेरे पास टोपी है और राजा के पास टोपी ही नहीं।
अब जब राजा ने टोपी मंगवा लिया, राजा ने टोपी जो अपने सिर पर धारण कर लिया या पहन लिया, तब उसने जो है दूसरा ला गया, दूसरा जो लाए है वो पकड़ लिया। अब कह रही है गौरैया कि मेरी टोपी में 5 फुंदने हैं और राजा की टोपी में एक भी फुंदने नहीं। ऐसा उसने दूसरा आलाप जो है चालू कर दिया कि राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। अर्थात टोपी तो आपने पहन लिया। उसने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आपने टोपी तो पहन लिया, लेकिन आपकी टोपी से मेरी जो टोपी है वो अच्छी है, क्योंकि मेरे टोपी पर 5 फुंदने लगे हुए हैं, जबकि तुम्हारी टोपी पर एक भी फुंदने जो है नहीं लगे हुए हैं। ऐसा उसने जो है कहा। सर अलापना मतलब? बोलना। ऐसा उसने कहा कि मेरी टोपी पर जो है 5 फुंदने हैं, लेकिन आपकी टोपी पर एक भी फुंदने जो है नहीं है। फिर राजा को बेहद ठेठी महसूस हुई। यानी जब उसने ऐसा कहा तो राजा को बेहद या बहुत जो है ठेठी महसूस हुई। ठेठी का मतलब होता है शर्मिंदगी। अपने आप में जो है उनको अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वो बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदबुद्धि की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। अब जब उस राजा को उन्होंने ऐसा कहा तो राजा को जो है काफी वो हो गया कि भाई ये जो है मुझको चिढ़ा रही है, मेरे चिढ़ाने का कार्य जो है कर रही है। तो राजा ने अपने जो सिपाही है उन सिपाहियों को आदेश दिया कि हे सिपाहियों, जाओ इस छोटी सी जो फदबुद्धि या छोटी सी जो चिड़िया है, इस चिड़िया की गर्दन जो है मसल दो और पखने नोच लो, यानी इसको मार दो और इसके पंख जो है निकाल करके फेंक दो। सिपाहियों देर न करो। हे सिपाहियों, आप तुरंत जाओ और देर जो है न करो। ऐसा उन्होंने जो है आदेश दिया। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। अब जब राजा ने ऐसा आदेश दिया तो जो वहां पर सिपाही थे उन्होंने कहा कि क्षमा करें, हे राजन, हे महाराज, हमें जो है आप क्षमा करें, अर्थात हम थोड़ा इस विषय में बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हे महाराज, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अर्थात ये चिड़िया आपके लिए एक मच्छर के समान है। जैसे मच्छर को मार दिया कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार से इस चिड़िया को भी मार देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हे राजन, आप जो मच्छर मार करके अपने हाथों को गंदा क्यों कर रहे हैं, अर्थात इस चिड़िया को मार करके आप इसका जो अपयश है उसको क्यों लेना चाहते हैं। ऐसा जो है उनके सिपाहियों ने उन्हें बताया या समझाया। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। अब इसके बाद राजा ने उन सिपाहियों से कहा, जब उन्होंने समझाया कि हे राजन, इसको मानने से क्या मतलब है, अर्थात छोटी सी चिड़िया है, तब राजा ने फिर से उनको आदेश दिया कि ये जो चिड़िया है वो ऐसे नहीं मानेगी, आप एक काम करो, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। अर्थात जो इतनी सुंदर अपनी ये टोपी कह रही है कि मेरी बहुत सुंदर है, इसको मैं पैरों से जो है कुचल दूंगा, इसलिए आप जो है चले जाओ और इसकी टोपी जो है छीन ले आओ। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। यानी जैसे ही राजा ने ऐसा आदेश दिया तो उन्होंने भी उस चिड़िया को एक गुलेल से मार दिया। यानी गुलेल होता है एक रबा का जो है बना करके लकड़ी पर फांस करके ऐसे मार दिया जाता है, तो ऐसे गुलेल से उन्होंने उस चिड़िया को ऊपर या चिड़िया की टोपी के ऊपर मारा और टोपी जो है नीचे गिर गई। तब सिपाही ने तुरंत जो है वहां पर पहुंच करके उस टोपी को जो है ले लिया और राजा के सामने जो है पेश कर दिया या राजा के सामने रख दिया।
राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। यानी राजा चूंकि इसके पहले कह रहा था कि भाई इसकी 5 फुदने वाली टोपी लेकर के आओ, मैं अपने पैरों से स्वयं जो है उसको मसलूंगा, लेकिन यहाँ पर जब उसने देखा कि ये 5 फुदने वाली टोपी है, ये बहुत ही अच्छी है, तो उसको देख करके वो दंग रह गया, यानी प्रसन्नचित हो गया। और कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वो जड़ हो गया। मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। यानी जब राजा ने उस 5 फुंदने वाली टोपी को देखा, इस पे 5 फुंदने जो है लगे हुए हैं, ये टोपी बहुत ही अच्छी है, तो उसका मन जो है उसको देख करके हर्षित हो जाता है, क्योंकि उसको यह आभास हो गया कि मेरे अलावा इस राज्य में इतनी अच्छी टोपी पहनने वाला कौन है। क्योंकि उसको ये हुआ कि चिड़िया तो कहीं से टोपी बनवाएगी नहीं, उसको ये हुआ कि कहीं पड़ी रही होगी और ले करके इसने अपने सर पर रख लिया होगा, ऐसा उसके मन में आया। तब वो सोचने लगा कि राजा के अलावा, क्योंकि राजा की भी जो है 5 फुंदने वाली टोपी नहीं है, लेकिन ये 5 फुंदने वाली टोपी पहन रही है, इसका मतलब है कि ये कहाँ से बनवाया, इसकी मैं जो है खोज करता हूं। ऐसा उसके मन में एक ख्याल आया। तब वो जो उस टोपी को उलट पुलट करके यानी इधर से उधर जो है देखने लगता है। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? उसके मन में आया, इतनी नगीना यानी इतनी सुंदर जो टोपी है इस मुल्क में बनाई किसने? ऐसा उसके मन में आया कि ऐसा कौन सा दर्जी है जो इस मुल्क में या इस देश में जिसने ऐसी टोपी जो है बनाई हुई है। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। अब राजा के मन में ये चलने लगा, अब यहाँ पर उसको जो अपयश की प्राप्ति हुई या उसके मन में उस चिड़िया के प्रति जो है भाव था वो वहां से छूट जाता है। अब उसके मन में एक ही सवाल उत्पन्न होने लगा कि भाई ये टोपी बनाने वाला कौन है? कौन ऐसा हुनरमंद है? कौन ऐसा हुनरमंद होता है? कुशल। ऐसा कौन कुशल कारीगर है जिसने जो है इसको बनाया है? अब उसकी खोज उन्होंने चालू कर दिया। राजा चाहे और पता न चले। अब यहाँ पर एक सवाल आया कि अगर गांव का या शहर का या देश का राजा चाहे कि ये कार्य हो और फिर वो कार्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता। अब जिस दर्जी ने इस टोपी को सिला था उसको उनके सैनिक जाकर के पकड़ करके ले आए। जब ले आए तो वो सैनिक जो है वहां पर हाजिर हो गया और कह रहा है, दुहाई अन्नदाता, हे अन्नदाता, हे अन्न देने वाले, दुहाई, क्षमा करो, क्षमा करो। ऐसा उसने जो है कहा। इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? अब राजा उससे सवाल पूछने लगे कि हे दर्जी, ये बताओ, इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए कभी क्यों नहीं बनाया? इस चिड़िया के लिए कैसे तुमने जो है इसको बना दिया और आज तक हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? और हम ही आपको अन्न देते हैं, जल देते हैं। ऐसा उन्होंने उससे सवाल किया। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। तो जब राजा ने उससे ऐसा सवाल पूछा उस समय उनकी जो आवाज है वो कैसी थी? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद के समान। यानी मेघों की गड़गड़ाहट के मानिंद माने समान या अनुरूप। मानिंद माने होता अनुरूप। तो मेघों की गड़गड़ाहट के अनुरूप ही उस राजा की आवाज जो है निकली कि ये बताओ दर्जी, ये जो टोपी तुमने बनाई आज तक हमारे लिए ऐसी जो है क्यों नहीं बनाई? ऐसा उन्होंने जो है पूछा। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। तब जो उसने दर्जी ने कहा, हे अन्नदाता, दुहाई अर्थात क्षमा करो। तब राजा कह रहे हैं कि हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। यानी आप जो है वजह बताओ, कारण बताओ
कि आज तक तुमने हमारे लिए ऐसी टोपी जो है क्यों नहीं बनाई, इस सद्बुद्धि के लिए ही ऐसी क्यों टोपी जो है आपने बनाया। तब वो आगे बता रहा कि कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। अब उसने कारण बताया कि हे राजन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो ये कपड़ा लेकर के आई थी वो कपड़ा ही बहुत सुंदर था। कैसा था? उसने बताया कि एकदम गफस यानी एकदम घना और दबीज यानी मोटा या मजबूत, एकदम मजबूत और घना इसका जो है कपड़ा था। तो जब ऐसा कपड़ा मिलेगा तो ऑटोमेटिक इसकी जो वस्तु बनेगी वो भी अच्छी बनेगी। ऐसा उस दर्जी ने राजा से कहा। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। अब जब उसने ऐसा कहा कि भाई इतना अच्छा कपड़ा था, तो अब राजा सोचने लगा कि इतना अच्छा कपड़ा किसने बनाया। तो यहाँ पर वही बात है, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, यानी इतना अच्छा जो कपड़ा है वो किसने तैयार किया, किसने बुना है, ऐसा उसके मन में आया। तब नाग की मानिंद यानी नाग के समान राजा फूंक मारने लगा, यानी फूंकारने लगा। गुस्सा के कारण उसके मुख से जो है एक प्रकार से फूंक निकल रही थी, जैसे सर्प के मुख से फूंक निकलती है, उसी प्रकार से। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार। तो जब ऐसा हुआ तो ये कहा गया कि भाई जो कपड़ा था अच्छा था तो बुनकर ने बनाया होगा, तो बुनकर को हाजिर किया जाए, ऐसा उन्होंने अपने सैनिकों से कहा। तो यहाँ पर गिरते पड़ते जो बुनकर है वो भी हाजिर हो गए, यानी जिसने कपड़ा बुना था वो भी जो है गिरते पड़ते, क्योंकि राजा का आदेश है, चाहे जो भी करता हो तत्काल जो है आना है, तो भी गिरते पड़ते जो है राजा के पास हाजिर हुआ और कह रहा है सरकार मुझे जो है माफी बख्शे, यानी माफ कर दीजिए या माफी दे दीजिए, ऐसा उसने कहा। माफी नहीं, वजह बताओ। तब राजा ने उससे प्रश्न किया कि हे बुनकर, माफी नहीं, अपनी वजह बताओ कि तुमने ऐसा कपड़ा इसके लिए क्यों बुना। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। तब उसने भी आंसर दे दिया कि हे राजन, हे महाराज, जो सूत था इसने मुझे बुनने के लिए दिया था वो बहुत ही अच्छा था और लच्छेदार था एवं महीन था, यानी बहुत ही सुंदर था, ऐसा उसने जो है जवाब दिया। इतना महीन सूत किसने काटा, शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। तो जब उससे ये मालूम चला कि महीन सूत था, बहुत अच्छा था, तो फिर राजा के मन में आया कि इतना महीन सूत काटा किसने। ऐसा जब उसके मन में आया तो शेर की मानिंद यानी शेर के समान राजा ने दहाड़ मारी। राजा ने जो है दहाड़ मारा, तो उसको ही लेकर के आओ। तो गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज। तो उसी समय जो है गिरते पड़ते जो कोरी है वो हाजिर हो जाता है जिसने सूत को काटा था, और उसने कहा जान बख्शे महाराज, हे महाराज मेरी जान जो है बख्श दे, मुझे माफ कर दे, ऐसा उस कोरी ने जो है महाराज से कहा। जान नहीं, वजह बताओ। तब महाराज फिर से उससे प्रश्न करने लगे कि हे कोरी, जान नहीं, वजह बताओ, अपनी वजह बताओ, कारण बताओ, किस कारण से तुमने जो है ऐसा बनाया या ऐसा किया। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। तब उसने भी आंसर दिया कि हे महाराज, इसने जो रुई मेरे पास लाई थी या ये जो रुई लेकर के मेरे सामने आई थी वो रुई एकदम उम्दा थी, एकदम जो है श्वेत थी, किसके समान, बादलों की तरह, बादल के समान, जैसे स्वच्छ बादल होते हैं उसी प्रकार से रुई मेरे पास लेकर के आई थी और मैंने उसको जो है बुन दिया। तो मैं क्या करूं, ऐसा उसने जो है कहा। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी, बिजली की तरह राजा की आवाज करती। अब राजा के मन में वो छूट गया, दूसरा सवाल आ गया कि इतनी अच्छी रुई धुनने वाला कौन है, ऐसा बिजली की तरह राजा की आवाज जो है करती, ऐसा बिजली के समान राजा के मुख से आवाज जो है निकली। जैसे बिजली की कड़क काफी जो तेज होती है उसी प्रकार से काफी तेज आवाज जो है राजा के मन से
निकली। किस तरह की रुई जो है, धुनी किस्म, हाँपते छाती पीछते काफी धुनिया हाजिर हुआ, खमा अन्नदाता। तो उसी समय हाँपते हुए अपनी छाती को पीछते हुए जो धुनिया अर्थात रुई को ढूंढने वाला वो हाजिर हो जाता है और कहता है क्षमा अन्नदाता, हे अन्नदाता मुझे जो है क्षमा कर दीजिए। तब राजा ने कहा क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था, तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। अब राजा उससे कह रहा कि क्षमा नहीं मिलेगी, तुम चारों ये पहले ये बताओ मुझसे कि आप चारों ने इस गौरैया के लिए कार्य किया, और कार्य ही नहीं किया, बहुत उत्तम प्रकृति का कार्य जो है आपने किया। तो आप ये बताओ या ये आंसर दो हमारे सवाल का कि हमारे लिए आज तक तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। अर्थात इस गौरैया के लिए या इस छोटी सी चिड़िया के लिए आप चारों ने मिल करके इतनी मेहनत किया, लेकिन हमारे लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया, ऐसा क्यों। ऐसा उन्होंने जो है उन चारों से उन्होंने प्रश्न किया है। ठीक है बेटा, अब जो यहीं पर टिक लगा लें, इसके बाद जो है कल इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, Thank you, थैंक sir. यू बेटा। ओके सर, बाय। बाय बाय। दीपिका